बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा ओडीआई मैचेस कहाँ हुए हैं? कोई गैस? नहीं पता ना? शारजा में। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल्स कहाँ हुए हैं? ये भी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। तो आप लोगों ने कभी सोचा कि दुबई में इतने सारे स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वाश, उसके अलावा आइस हॉकी तक होता है, लेकिन उनकी अपनी टीम क्यों नहीं बनी? और दुबई स्पोर्टिंग हब कैसे बना, स्पोर्ट्स का हब कैसे बना, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डिले के बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो की तरफ। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। बात है 1971 की, जब यूएई को इंग्लैंड से आजादी मिली। इससे पहले यूएई पर इंग्लैंड की हुकूमत थी। जब यूएई को इंग्लैंड से आजादी मिली तो उस टाइम पे यूएई के पास जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था वो था उनका ऑयल, जो कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता था और सारी दुनिया उस पे नजर रख कर बैठी हुई थी। और क्योंकि आपको पता है कि ऑयल पे ही सारी ममालिक चलते हैं, इसकी वजह से यूएई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल हुई। लेकिन यूएई के रूलर्स ने सोचा कि ऑयल तो एक ऐसी चीज है जो शायद आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी, और उसके साथ साथ दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी पर भी फोकस कर रही है और शायद इसके अल्टरनेट्स भी आ जाएं। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे हम लिटरली अपनी इकोनॉमी का फोकस कर सकें। तो उन्होंने सोच समझ के उसके बाद क्या किया कि अपनी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो देनी शुरू की और अपनी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की कोशिश शुरू की। और उसके बाद उन्होंने डिफरेंट आइलैंड्स बनाना शुरू किए, डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स बनाना शुरू किए और दूसरी चीजों पर तवज्जो देना शुरू की। लेकिन यहाँ पे एक और ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, वो ये था कि ये शॉपिंग मॉल्स और ये सब चीजें तो बन जाएंगी, लेकिन लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना, पीपल को अट्रैक्ट कैसे करना है कि वो यूएई में आए। बहुत ज्यादा सोच समझ के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम यूएई को स्पोर्ट्स हब बना दें, जिसकी वजह से ना तो यहाँ पे सिर्फ इवेंट्स हुआ करेंगे स्पोर्ट्स के, बल्कि उन स्पोर्ट्स को देखने के लिए स्पेक्टेकुलर्स भी आएंगे और उसके अलावा डिफरेंट लोग आएंगे, जिसकी वजह से हमारे स्पोर्ट्स इवेंट तो चलेंगे, हमारे शॉपिंग मॉल्स भी चलेंगे, हमारे होटल्स भी चलेंगे और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता यूएई ने स्पोर्ट्स पे तवज्जो देना शुरू की। और सबसे पहले उन्होंने क्रिकेट पे क्यों तवज्जो दिया, मैं आपको बताता हूँ। देखें, यूएई की टोटल पॉपुलेशन इस टाइम पे तकरीबन 10 मिलियन है, जो कि बनती है 1 करोड़। इस 1 करोड़ में से तकरीबन 88 लाख के करीब वो लोग हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से वहां पे काम करने के लिए आए हुए हैं। और अगर आप उन 88 लाख को अगर डिवाइड करें तो उसमें से 28% तो सिर्फ इंडियंस है, उसके बाद पाकिस्तानी है और डिफरेंट एशियंस हैं। और इन लोगों का मेन जो इंटरेस्ट है स्पोर्ट वो है क्रिकेट, जिसकी वजह से सबसे पहले यूएई ने क्रिकेट पर फोकस किया और 1980s में शारजा क्रिकेट ग्राउंड बनाया गया। और उसके बाद वहां पे पाकिस्तान, इंडिया और डिफरेंट कंट्रीज के मैचेस होना शुरू हुए। और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उसके बाद दुबई और अबू धाबी में भी क्रिकेट स्टेडियम बनाया। और ये क्रिकेट स्टेडियम ऐसे थे कि जो हर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लैस थे, इनमें किसी किस्म की कोई भी कमी नहीं उन्होंने छोड़ी और हर टेक्नोलॉजी इनमें उसमें डाली। उसके बाद यूएई ने फोकस करना शुरू किया फुटबॉल पे। आपको पता है अब तक यूएई सिर्फ एक फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका है और वो था 1990 में। और इसके अलावा अब तक यूएई सिर्फ 2 मेडल जीत चुका है ओलंपिक्स में, एक 2004 में और दूसरा 2016 में उसने ब्रॉन्ज जीता था। यानी कि सिर्फ एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज जीता है। लेकिन उसके बावजूद खुद स्पोर्ट्स हब बन गया, इनकी कोई भी अच्छी टीम नहीं है। इसकी एक मेन वजह मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। इसकी एक मेन वजह यह है कि टोटल 1 करोड़ की आबादी में से जबकि 88 लाख दूसरी नेशंस के लोग हैं, तो ऑब्वियसली एक तो इनकी अपनी पॉपुलेशन इतनी नहीं है जिसमें से हर स्पोर्ट्स को जो है ना ये फोकस कर सके। सेकंडली ये कोई बहुत पुरानी कंट्री नहीं है, सिर्फ 51 साल हुए इसको आजाद हुए, जिसकी वजह से ये अभी तक स्पोर्ट्स कल्चर नहीं लेकर आ सके अपनी कंट्री में। यही वजह है कि जिसकी वजह से अभी तक यूएई को इतनी ज्यादा टीम के तौर पे पजीराई नहीं मिल सकी।
अच्छा भैया, अब हम बात करते हैं कि यूएई में इतने ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट्स क्यों होते हैं। नंबर 1 बात तो ये है कि आईसीसी का हेडक्वार्टर जो कि पहले यूके में था, 2005 में वो शिफ्ट हो गया दुबई में। उसकी मेन रीजन ये थी कि दुबई एक किस्म की सेंट्रल लोकेशन पे है, जहां पे वेस्टर्न कंट्रीज का फासला भी कम है और एशियन कंट्रीज का भी फासला कम है। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे बैठकर हम दूसरी कंट्रीज पे नजर रख सकेंगे, उनके मामला को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेंगे, जिसकी वजह से दुबई में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो है ना वो ट्रांसफर किया। नंबर 2, यहाँ का टाइम जोन। जी हाँ, आप देखें अगर न्यूजीलैंड में कभी क्रिकेट मैचेस होते हैं तो आपको सुबह 4 बजे 3 बजे मैच स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से उठना पड़ता है। अगर यही छोड़ दें आप यूके के फुटबॉल मैचेस देख लें या दूसरे देख लें तो आपको वेस्टर्न कंट्रीज में काफी ज्यादा टाइम का डिफरेंस पड़ता है, जबकि दुबई का टाइम जोन पाकिस्तान के टाइम जोन से सिर्फ आधे घंटे के फर्क पे है, जिसकी वजह से बाकी कंट्रीज को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि टाइम जोन इसका ऐसा है कि इनको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। इस वजह से भी यूएई में बहुत ज्यादा क्रिकेटिंग इवेंट होते हैं। नंबर 3 पे जो मेन रीजन आता है वो होता है वेदर। अभी आप देखें कुछ अर्सा पहले जब इंग्लैंड में मैचेस हो रहे थे तो बारिश हो रही थी, तो बार बार या तो मैच कैंसिल हो जाता था या शिफ्ट हो जाता था। दुबई में क्योंकि बारिश तो होती ही नहीं है, जिसकी वजह से मैचेस कैंसिल होने का तो चांस ही नहीं है। इस वजह से भी ज्यादा फोकस किया जाता है यूएई के स्टेडियम्स पे। तो यही वजह है जिसकी वजह से ना सिर्फ मेन स्टेडियम्स बल्कि बहुत सारे ट्रेनिंग एकेडमीज भी, इवन महेंद्र सिंह धोनी की ट्रेनिंग एकेडमी भी दुबई में ही है। और बहुत ज्यादा इवेंट्स यहाँ पे होते हैं। पिछले साल दुबई में 400 इवेंट्स हुए, जिसमें से 123 इवेंट्स उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे करवाए थे। दुबई के शेखों ने अब तक 1.7 बिलियन डॉलर्स लगा दिए इस सहरा को एक मॉडर्न सिटी और मॉडर्न कंट्री में बदलने के लिए। एक ऐसी कंट्री जो कि पाकिस्तान से उधार जहाज लेकर ऑपरेट करना शुरू हुई थी, आज उसकी एयरलाइन सबसे ज्यादा इसलिए बड़ी है कि वहां पे इंटरनेशनल अराइवल्स और इंटरनेशनल डिपार्चर्स बहुत ज्यादा हैं। दूसरी बात यह कि इस 1.7 बिलियन में से 620 मिलियन डॉलर्स तो ऑलरेडी उनका टर्नओवर हो चुका है। दूसरी बात यह है कि इस सारे मॉडल की वजह से उनकी ना सिर्फ स्पोर्ट्स की जो है ना वो इकोनॉमी बढ़ी, नंबर 2 पे उनके शॉपिंग मॉल्स में आमदोरफ्त इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से उनको फायदा हुआ, नंबर 3 उनके होटलिंग को फायदा हुआ, नंबर 4 पे ये कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई। अब ये 1.7 बिलियन डॉलर्स लगा के उन्होंने 4-5 शोबों को जो है ना तरक्की दी, जिसकी वजह से दुबई का नाम बन चुका है और हर बंदा दुबई को जानता तो है ही है, वहां जाना भी चाहता है। व्यूअर्स, ये वो वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि कैसे दुबई एक छोटी सी कंट्री और सिर्फ 4 साल पहले जो कि आजाद हुई, इस टाइम पे हर चीज का इकोनॉमिकल हब क्यों बन चुका है। चाहे वो फ्लाइट्स हो, चाहे वो होटलिंग हो, चाहे वो सैरो सियाहत हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। तो ये सारी चीजें इतनी ज्यादा तरक्की की दुबई ने कि उन्होंने अपने आप को इतना मनवाया कि हर बंदा चाहता है कि दुबई में उसका इवेंट हो। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि कैसे दुबई एक स्पोर्ट्स हब बना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो।